अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातादाद रुदुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे तसुने मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, 2024 का नारान का पहला टूर हमारा आज शुरू होने वाला है और हम इस वक्त टूल प्लाज़ा पे मौजूद हैं, जो कि रावलपिंडी से पेशावर टूल प्लाज़ा जो शुरू कह सकते हैं आप, या पिंडी टूल प्लाज़ा कह सकते हैं। यहाँ से हम निकलेंगे और यहाँ से हम निकल कर अब अगला जो हमारा पड़ाव होगा वो मनसेरा वाला जो बेल्ट है, जिसमें हमने मनसेरा मोटरवे पे चढ़ना है और हज़ारा मोटरवे पे चढ़ना है और हज़ारा मोटरवे पे चढ़ के जाएंगे। मैं आज के अपने इस टूर में मेरे साथ जो दोस्त हैं उनसे तारुफ कराऊं। ये मेरे बड़े भाई एजाज साहब, छोटे हैं कि बड़े हैं ये बाद में फैसला करेंगे, और एजाज साहब हैं जिनके लिए मैंने कहा था कि हम जाएंगे, दुआ करें अल्लाह ताला हमारे लिए नेक सबब फरमाए। अभी फिर कहता हूँ दुआ करें। उसके साथ जनाब इश्तियाक साहब और साथ सरंजाम साहब, और हमारी टीम के आगे आए शायद हमारी टीम में साथ हमारे जो नए मेंबर हैं, पिछली दफ़ा ज़ीशान भाई थे जिनके साथ काफ़ी सारे लोग गए, टूर किया। आज फिर एक और चंगान हमने साथ अटैच किया है। और शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप खैरियत से हैं? हमारी बातचीत आगे जारी रहेगी जी। हमारा सफ़र शुरू हुआ है और सुबह के 6:10 हमेशा मैं आपसे कहता हूँ सुबह नमाज़ पढ़ के निकला करें। हमने इकट्ठे होना था तो हमें इकट्ठे होते होते अब 1 घंटा हमारा ज़ाया हो गया, वगरना मैं खुद हूँ तो इस वक्त में कहीं का कहीं पहुंच चुका होता हूँ। लिहाजा चलते हैं, रास्ते में आपसे बातचीत भी होती रहेगी और आपको खूबसूरत नज़ारे भी। जी दोस्तों, ये वो वीडियो है जिसके सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं और यकीन करें कि मुझे खुशी है कि तमाम लोगों को पता है कि मैंने डिटेल वीडियो बनाई होगी और मुझे मैसेज पे मैसेजेस आ रहे हैं कि मलिक साहब आपका जो पिंडी से नारान तक का सफ़र था उसकी डिटेल वीडियो आपने बनाई है कि नहीं बनाई। और मैंने बता रहा था कि जी मैं पूरी मेहनत के साथ कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ और 2024 में जो लोग नारान जाएँ मेरी वीडियो को देख के जाएँ तो उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बिल्कुल जी, सफ़र मेरा शुरू हो चुका है और जैसा कि स्टार्टअप में आपने देख चुका है, मेरे साथ कुछ दोस्त हैं, हम जा रहे हैं नारान। और जो इस्लामाबाद का टोल प्लाज़ा है, मोटरवे टोल प्लाज़ा, वहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू की है 6:10 पे। और सबसे पहले जो हमारा मरहला आएगा वो 38 किलोमीटर के बाद हमने हज़ारा मोटरवे पे टर्न करना है। अच्छा, ऐसा है कि वीडियो बहुत लंबी है और मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी वीडियो देखने के लिए आएंगे फिर वो वीडियो पूरी देखेंगे और वीडियो पूरी देखने के बाद फिर जो भी क्वेश्चन हुआ ज़रूर कीजिएगा। और सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल होगा कमेंट में कि मुझे ये बताएं कि किस किस को इस इंतज़ार था मेरी इस वीडियो का और कौन कौन लोग मेरी पिछली इस तरह की वीडियो से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। कमेंट्स में मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग कहाँ किस मुकाम से वीडियो मेरी देख रहे हैं, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो कि मेरे देखने वाले चाहने वाले पाकिस्तान के किस शहर से या दुनिया में किस मुल्क से हमें देख रहे हैं। ये पहला जो है क़यामत आम जो है ये आता है मोटरवे पे। अगर किसी ने यहाँ रुकना हो तो रुके, नहीं तो आगे चलते हैं। हज़ारा मोटरवे का जो टर्न है उसके लिए एक मेन निशानी भी हमने देखी है, वो ये है कि ये जो पुल है इसके ऊपर हल्के नीले रंग का कलर कर दिया गया है और ये मेन निशानी है। उसी के साथ ही आपने टर्न करते हुए फिर हज़ारा मोटरवे पे शिफ्ट हो जाना है। ये पहला आपका स्टेप है, 38 किलोमीटर जस्ट आप ट्रैवल करते हैं और साथ ही ये पहला आपका मोड़ आ जाता है। अच्छा, वीडियो तो पूरी होगी लेकिन आपसे यही दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे। और चैनल लाइक करने की या सब्सक्राइब करने की वजह भी तो होनी चाहिए। तो जनाब, हम आपके सामने मौजूद हैं और हम पाकिस्तान के सभी सियाती मकामात, चाहे वह नारान कागान हो, हुंजा हो, स्कर्दू हो, गिलगित हो या फिर गुजरात पास हो, इसी तरह कश्मीर की वादी हो, के लड़ंग के लो, ताओ बाट हो, या फिर गलियात मरी, या फिर आप स्वात कलाम का इलाका हो, मालम जब्बा हो, और वहाँ से होते हुए उसके कुमराट वैली तक का जो सफ़र है और त्रोड़ वैली का सफ़र है, सारा जगह से हम अपडेट आपको रोज़ाना की बुनियाद पर देते हैं। और इसमें आपको मौसम की सूरत हाल भी बताते हैं, इसमें आपको दीगर तमाम मालूमात भी फराहम की जाती हैं। सफ़र हमारा जारी है, खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करें। सबसे पहले ये एबटाबाद की टनल्स आती हैं और इन टनल्स की जो मेन बात है कि ये वन वे से सामने से आने
वाली गाड़ी कोई नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसमें आप जो मुकर्ररा जो उसकी लिमिट है स्पीड की, उससे एक्सीड ना करें, 60 से ऊपर ना जाएं, क्योंकि अक्सर टनल के जैसे ही बाहर निकलते हैं तो आगे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं और वो आपको पक्की दे देते हैं, जो कि 1000 से 2000 पे मुश्तमिल होती है। ये 2 टनल्स हैं और एक इसमें एक बड़ी और एक छोटी टनल है, और इस टनल में से गुजर कर फिर आपका सफ़र आगे जारी और सारी रहता है। अच्छा, ये पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि सबसे खूबसूरत तरीन जिसे आप कह सकते हैं मोटरवे है, और इस पर सफ़र करना इटसेल्फ यहाँ के जो नज़ारे हैं बंदे देख के वैसे ही बाग बाग हो जाता है। और दूसरा मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट होती है वो यही कि अर्ली सुबह निकलें, और पहला जो आप स्टेप यहाँ पर क्लोज करें वो है मनसेरा क़यामत आम। यहाँ पर आप जब पहुँचें तो फिर अगर आपने रेस्ट करना है रेस्ट करें, थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है तो करें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है बंदा। और यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर क्या कुछ है, आए हम आपको चल बताते हैं कि यहाँ पर हमने क्या कुछ चीज़ देखी जिसके बारे में आपको बताना ज़रूरी था। इधर क़यामत आम पे एक चीज़ हमें नई नज़र आई तो हमने कहा ज़रूर उसके लिए, और ये रेट भी इश्तिहार पे कह रहे हैं मुनासिब है। ये जी स्पेशल चाय 70, लच्छेदार पराठा 70, लाहौरी चने 250, दाता दरबार पंजाब ड्राइवर होटल है जी, और इसके साथ होटल वन है, खुराक महल है, और सामने केव है, और ये जी मोनूमेंट बना हुआ है पाक चाइना वाला। जी दोस्तों, आपको यकीनन इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। हमने कोशिश की कि आपको रेट लिस्ट बता दी जाए, हालांकि हमने यहाँ से कुछ भी खाया पिया नहीं, और टेस्ट के हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता शुएब भाई ने एक दफ़ा कहते हैं कि मैंने खाया था, कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त था। ये जी मोटरवे यहाँ पर एंड हो जाएगी, टोल प्लाजा आ गया है। 200 रुपया चार्जिंग की थी उन्होंने यहाँ तक, इस टोल प्लाजे का जो उन्होंने डिडक्शन की है, चूँकि वो एम टैग लगा हुआ था तो हमने देखा कि 200 रुपया कटा है। अब आ गया जी मनसेरा की जो टनल है, ये ख़तरनाक टनल इस हवाले से है कि इसमें एक तरफ से गाड़ियां जा भी रही हैं तो सामने से आ भी रही हैं। इसमें आप से मेरी यही दरख्वास्त होगी कि बराए मेहरबानी इसको किसी गाड़ी को क्रॉस करने की कोशिश करने का सोचें भी मत, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि आगे से कोई ऐसी गाड़ी आ रही है जिसकी लाइटें ही ना हो, कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान है। तो उसके लिए सबसे दी बेस्ट है कि आप रोड क्रॉसिंग करने का सोचें भी मत, और यहाँ से गुजरने के बाद फिर आप अगर निकलेंगे तो कुछ ही फासले बाद तकरीबन 18 किलोमीटर के बाद फिर आपका वो मरला आ जाता है जब आपने बालाकोट की तरफ टर्न करना है। और यहाँ पर 2 टर्न आते हैं। एक सबसे पहले अभी आपको हम दिखाएंगे कि बालाकोट की तरफ टर्न, क्योंकि न्यू सिटी बालाकोट से होते हुए आपने जाना है, तो उसमें से आपने जो सा वो टर्न नहीं करना है, बल्कि आगे शाते वाला जो टर्न है उससे आपने टर्न करना है। लेकिन उस टर्न पर जाने से पहले ज़रा गौर कीजिएगा ये खूबसूरत नज़ारे, ये कितनी खूबसूरत बेल्ट है। ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन नज़ारे हैं जो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। ये नारान जाते हुए वो सफ़र है कि जो कि मुझको याद रहता है। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि दिन दिन के वक्त सफ़र करें, क्योंकि आप निकले हुए हैं अपने घर से बड़ी मुश्किल के साथ और इन्जॉय करने के लिए। तो फिर इन्जॉय अगर करना है तो फिर दिन के वक्त इन सब नज़ारों को इन्जॉय करें। यह जी पहला बालाकोट वाला टर्न, यहाँ से मैं टर्न नहीं किया करता हूँ, आप करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। मैं आगे शाते वाले इंटरचेंज से टर्न करता हूँ, और वहाँ से टर्न करते हुए जो सा न्यू बालाकोट सिटी से होता हुआ फिर पुरानी बालाकोट रोड तक मैं जाता हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कैसे आपने टर्न करना है। और ये जो बीच वाला न्यू बालाकोट सिटी वाला एरिया है, हो सकता है इसकी जो टाइमिंग है वीडियो में वो ज़्यादा हो, लेकिन वो ज़रूरत भी रहती है। जैसे ये बोर्ड आपको नज़र आए शाते वाला, तो इससे आपने राइट को टर्न करना है, और सामने आपको इसकी मेन निशानी है बट कढ़ाई है, और उसके सामने ये जनरल स्टोर में मौजूद है, इससे आपने टर्न करना है। ये रास्ता आगे जाके बड़ा सुनसान सा भी होता है, इसलिए भी मैं मना करता हूँ कि रात को यहाँ पर सफ़र मत करें। लेकिन जब एक दफ़ा मैंने खुद सफ़र कर लिया था रात को, तो वहाँ पर पुलिस मौजूद थी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वाक़या पेश किसी के साथ कुछ भी नहीं आया। ये एक टिपिकली एक गांव है कि जिसमें से पहले आपको गुजरना पड़ता है, और इटसेल्फ इस गाँव के बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं। ये आप सामने देख सकते हैं कि हैवी किस्म की जो बसें हैं, ये हज़ारा यूनिवर्सिटी की बस है, वो भी यहाँ से गुजर रही है। और इसमें आपको जाते हुए एहतियात 2-3 किस्म की करनी है। नंबर 1, इसका कुछ एरिया तो सड़क का ठीक है, लेकिन उसके आगे सड़क इंतहाई ख़राब है, यानी कि रात के वक्त आपको ये आइडिया नहीं होगा कि कहाँ खड्डा है, और अल्लाह ना करे किसी ऐसे खड्डे में गाड़ी लग जाए तो गाड़ी ख़राब भी हो सकती है। स्पेशली अगर बारिश हो रही हो तो फिर अंदाज़ा नहीं हो सकता कि गड्ढे की गहराई कितनी है,
और कहाँ से गाड़ी चलानी है और कहाँ से नहीं। मेरा फिर पिछले साल की तरह आपको एक मशवरा है कि आगे जाने वाली गाड़ी और अगर कोई मुकामी गाड़ी हो तो उसके पीछे लगा लें और आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएं, क्योंकि उसे इदराक होता है कि कहाँ से गाड़ी मैंने चलानी है, कहाँ से गाड़ी जो सी है मैंने नहीं गुजारनी। तो ये मेरा एक बड़ा कामयाब तरीन फार्मूला है। और बल्कि शुएब भाई जो कि इस दफ़ा हमारे इस ट्रिप पे साथ थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आज से 2 साल पहले भी जब मैंने आपकी वीडियो देखी थी तो हम इसी फार्मूले पर अमल करते हुए गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी को किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ था, जबकि हमारे से आगे और पहले बाद में आने वाली गाड़ियों के बम्पर तक टूट चुके थे। अब ये रास्ता जो इस गांव से गुजरता है, मुझे इस गांव का नाम एग्जैक्ट नहीं, शाती गांव का नाम होगा लेकिन इस गांव की जो खूबसूरती है, और इस गांव के बारे में थोड़ा सा मैं भी ये बता दूं कि ये गांव इतना रिच है इस हवाले से, काश्तकारी के हवाले से, कि यहाँ पर सब्जियों की काश्त होती है, प्याज मैंने देखा है और दीगर जो सब्जियां हैं वो उनकी बंद गोभी वगैरह पिछली दफ़ा भी देखी थी। और वहाँ से जैसे ही आप आगे निकलते हैं तो फिर आगे ये न्यू बालाकोट सिटी जो किसी दौर में बनाया गया था लेकिन इसको कामयाब नहीं हो सका, और मुझे इस रोड के बंद होने की समझ भी नहीं है कि क्यों नहीं ये रोड एक्टिव हो सकी है, क्या वजह है, कोई स्टे है या क्या कुछ। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये रोड अब तक क्यों नहीं तैयार हो सकी और क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है, अगर है तो वो क्यों नहीं अब तक बन पाया। हाँ जी दोस्तों, वीडियो बना रहा हूँ, साथ साथ आप लोगों की कॉलें भी आ रही हैं और मेरा दिल नहीं मानता कि मैं किसी कॉल को ना सुनूं, लेकिन बाज़ दफ़ा मजबूरी में मुझे नहीं, यानी कि मैं नहीं सुन पाता हूँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें। इस वीडियो में भी आगे कहीं मेरा नंबर मौजूद होगा तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, और जब भी मुझे फिर मौका मिलता है मैं व्हाट्सएप के मैसेज के जवाब देता हूँ। और इसके साथ साथ ये इस वक्त आप न्यू बालाकोट सिटी से गुजर रहे हैं तो ये वो जगह है कि जहाँ पर बंदे का टेम्परामेंट जो है ना वो जवाब दे जाता है कि यार किस मुसीबत में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ से गाड़ी गुजारना जो है ना वो जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। और यहाँ पर कोई आपको इस तरह की इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई हैं कि आपने कहाँ टर्न करना है या नहीं करना। गूगल के साथ आप अटैचमेंट कर भी लें तो आप कहीं मैंने देखे हैं लोग वो जहाँ पर अपना जो रास्ता है वो भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि अगर आप इस वीडियो को, इस एरिया को कम अज़ कम कंप्लीट देख लेंगे तो जो भी दोस्त, जो भी भाई आएगा, चाहे वो पिछले साल भी आया हो, लेकिन इस हर साल जो नई जो डायमेंशंस होती हैं उनके मुताबिक सफ़र होता है, उसके मुताबिक ये रोड कितनी टूटी हुई है, ये क्या है। हमारी आज की वीडियो में भी यही कोशिश है कि हम आपको नज़ारे भी दिखाएं और रोड का वो हर टुकड़ा दिखाएं कि जो कि डैमेज है, ताकि आप अपनी गाड़ी जब वहाँ से गुजारें तो आप अपनी गाड़ी को बच बचाव करके गुजारें, आपको पता हो कि आपने किस साइड से गुजारनी है। और फिर वीडियो के कमेंट में मुझे ये भी बताइए कि जो दोस्त मेरी वीडियो देखने के बाद गए हैं उन्हें इससे कितना बेनिफिट हुआ है, उन्हें किस तरह आइडिया हुआ है कि आपने कहाँ से गुजरना है, और अगर वहाँ से गुजरे हैं तो उस वक्त मेरे लिए क्या कलमात थे आपके। तो बिल्कुल इससे गुजरते हुए अब हम उस काम पर पहुँच चुके हैं कि जहाँ से आप पुरानी बालाकोट वाली जो रोड है उसके ऊपर पहुँच गए हैं, और यहाँ से फिर आप बालाकोट शहर का तो सफ़र है वो आगे हमारा कंटिन्यू होगा। और पिंडी से बालाकोट शहर तक जो इस मुकाम में, यहाँ तक आप 3 घंटे और तकरीबन आगे हमने स्टे करना है अलनूर रेस्टोरेंट पर, वहाँ हमने नाश्ता करना है। तो वहाँ पर हम तकरीबन ठीक 3.5 से 3.5 घंटे में आराम से हम पहुँच जाया करते हैं। और आज भी हमारा सफ़र जो सा शुएब भाई गाड़ी चला रहे हैं, चंगान कारवान है, और अगर किसी भाई को चंगान कारवान में हमारे साथ सफ़र करना है तो ये हमारी टीम है। इसमें पहले हमारे एक और भाई हैं ज़ीशान भाई, वो फतेह जंग वाले, उनके के साथ भी काफ़ी लोगों ने सफ़र किया है। अब ये हमारे साथ शुएब भाई भी शामिल हो गए हैं, जिन्होंने टूर हमारे साथ करना है तो मोस्ट वेलकम, हमसे रब्ता करें। हमारा नंबर आगे स्क्रीन पे मौजूद होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ 03135222 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें तो हम इंशाल्लाह ज़बरदस्त टूर करा सकते हैं। ये वो जगह है जी जहाँ पर आप राइट साइड पर मुड़ कर फिर आप कश्मीर की तरफ निकल जाते हैं, यानी कि कोहाला 45 से 50 मिनट या 1 घंटे की ड्राइव के बाद आप डायरेक्ट, जिन लोगों ने नारायण से वापसी पर कश्मीर जाना हो तो वह यहाँ से लेफ्ट टर्न करते हुए कोहाला जा सकते हैं, उन्हें ये फिर शॉर्टेस्ट रूट पड़ता है। अच्छा जी, ये बालाकोट के इस मुकाम से हम गुजरे हैं और बालाकोट में यहाँ पर आगे आप काफ़ी सारी नई चीज़ें भी बन गई हैं, लेकिन यहाँ पर रेस्टोरेंट्स और होटल्स की बहुतात है, और खाना खाने की हद तक, नाश्ता करने की हद तक तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप आएँ और यहाँ पर नाश्ता करें। मैं अलनूर रेस्टोरेंट पर नाश्ता करता हूँ, रुकता हूँ, खाना खाता हूँ। आपने जहाँ भी रुकना हो, मेरी तरफ से कोई बाउंडिंग नहीं है, लेकिन अलनूर पे जाकर एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे, और सबसे बढ़कर कि उनका अखलाक, प्यार, मोहब्बत बहुत अच्छा है, और टिप
टिपिकली जो एक रूट बिहेवियर होता है वो इनका नहीं है। बहरकैफ फिर भी अगर किसी का कोई तल्ख एक्सपीरियंस है तो वो ज़रूर शेयर करें, मैं उन तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। राइट लेफ्ट ये आपको काफ़ी सारे होटल भी दिखाई देते हैं, यहाँ पर अक्सर लोग आकर क़याम भी करते हैं, लेकिन मैं यहाँ के होटल वालों से बसद माजरत मैं कहता हूँ अगर यही क़याम करना है तो फिर इसका फ़ायदा नहीं है। आगे चल के बताएंगे आखिर क्यों कि यहाँ क़याम नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल आपको बताते हैं कि हमने क्या नाश्ता किया और यहाँ पर क्या सीन है। जी दोस्तों, इधर हम पहुँच गए थे। शेर भाई कितने बजे पहुँचे हम 9-10 पे इधर पहुंचे हैं। 9-10 पे हम इधर अल नूर रेस्टोरेंट इधर बालाकोट पहुँच चुके थे और फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, हमने नाश्ता किया है और एक बार फिर 2024 में मैंने कहा चेक करें कि इनका नाश्ता कैसा होगा। कमाल नाश्ता था और जानवर रिव्यूज़ हैं जी, जानवर रिव्यूज़ हैं। मुझे पता है कैसे थे चने और कैसा नहीं जी, नाश्ता था। बेहतरीन नाश्ता हाँ जी। और बहुत मज़ा आया, मज़ेदार लगा बहुत। मज़ेदार चने लगा। बहुत ज़बरदस्त थे, चने और ऑमलेट, और आमलेट। सबसे अच्छी बात है पराठे बहुत अच्छे थे। पराठे, चने, आमलेट होता है। शर्मा गया बच्चा, कोई गल नहीं, खैर। तो जो भी दोस्त आए बालाकोट में यहाँ पर पहुँचे तो अल नूर रेस्टोरेंट के आपको ये एग्जैक्ट जगह का नाम क्या है? तरन्ना में अल नूर रेस्टोरेंट है। जो भी दोस्त आए ये अल नूर रेस्टोरेंट, इसके सामने अटक पंप है और मैं पूछूंगा शोएब भाई से सर कितने का पेट्रोल डाला है? इस वक्त 6000 का पेट्रोल है। 6000 रुपये तक का पेट्रोल डाला है। मेरे ख्याल से शोएब भाई को गाड़ी की थोड़ी सी सेटिंग करानी चाहिए। अच्छा। और वैसे पेट्रोल महंगा भी बड़ा हो गया वैसे। महंगा भी तो बहुत है। ठीक हो गया। 275 शहर में मिल रहा है तो इधर 3 रुपए और महंगा है ना। अच्छा 278 रुपये इधर। अच्छा ये भी ध्यान में रखिएगा जी कि अगर आपको वहाँ पेट्रोल मिलता है यहाँ पे 3 रुपये महंगा और अगर आगे जाते जाएंगे तो इतना ही महंगा होता जाएगा आगे और पेट्रोल। एक चीज़ मैं ऐड करूंगा, यहाँ पर ये आपको बालाकोट में डलवाने तो बेहतर है, इधर 3 रुपए महंगा है। हाँ। नारायण पे आपको 7 से 8 रुपए महंगा मिलेगा। चलें जी, ये भी एक खबर आपने बता दी है, लेकिन तैयार भाई होंगे आज इंशाल्लाह उधर। उनसे जब हम बात करेंगे पूछेंगे नया पंप बना रहे हैं क्या वो सलूक करेंगे। अभी चलते हैं आगे बालाकोट शहर और शहर से ऊपर चढ़ते हुए फिर नारायण की जानिब हमारा सफ़र। जिप लाइन का इजाफा हो गया है बालाकोट में। वापसी पर आएंगे अगर जब आते हुए तो उस वक्त अगर कुछ चल रही हुई तो ज़रूर आपको दिखाएंगे कि बालाकोट में भी अब जिप लाइन हस्सा पुल के पास, हस्सा पुल है हस्बा पुल है हस्सा पुल जी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि दरिया कुनार का आप दीदार आप करें और ऊपर बादलों का भी दीदार करें कि पहाड़ों के ऊपर बादल हैं। और मुझे लगता है कि जब हम नारायण पहुँचेंगे तो रिम झिम हमारा इस्तकबाल करेगी। अल्लाह करे बारिश हो, मौसम मज़े का हो, यानी कि जब हम आए हैं तो एक मज़ा ही आ जाए। ये यहाँ पर होटल हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं और यहाँ दरिया के किनारे बैठ कर अगर आपने खाना पीना करना है तो कहें। मुझे नहीं पता इनका टेस्ट कैसा है, मैंने किसी का खाना यहाँ पे नहीं खाया हुआ तो लिहाजा किसी के बारे में कह नहीं सकूँगा कि अच्छा या बुरा है। या तो आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर किसी ने यहाँ पे खाना खाया। बालाकोट शहर के अंदर दाखिल हो चुके हैं और बालाकोट शहर में इस वक्त सुबह के 10 बज चुके हैं जी और यहाँ पर ज़िंदगी अब शुरू हो चुकी है। ये मुकामी बाज़ार है, यहाँ पर ज़िंदगी सुबह जल्दी शुरू हो जाती है और इस वक्त तक तो लोग अपने सौदा सलफ लेके अपने अपने घरों को वापस भी जा चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पर गहमा गहमी हमें अच्छी खासी नज़र आ रही है। ये जी कल बालाकोट के अब मशहूर जो पुल है उसके ऊपर से गुजरने लगे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त रश उनसे है, ये मुकामी लोगों का, टूरिस्ट का कोई रश हमें रास्ते में नज़र नहीं आया। आजकल रश बहुत ज़्यादा कम है और जो जो आगे अब दिन गुजरेंगे 1 जून तक छुट्टियाँ होंगी तो फिर हमें ज़्यादा रश मुतवक्को है। इस वक्त यहाँ पर जो आप सीन देख रहे हैं ये देखें, ये इस वक्त कुनार व्यू का मंजर है और कुनार अपने पूरी आबोताब के साथ दरिया कुनार बह रहा है। ये ऊपर हम रोड पे चढ़ेंगे फिर आगे का व्यू आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, पेट्रोल समेत दीगर तमाम मालूमात आप तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन इसमें 2 ऑप्शंस हैं। मेरा अपना ये था कि मैं तो पारस से टैंक फिल कराता हूं, जो पंप सबसे आखिरी आता है इस रोड के ऊपर। उसके बाद फिर नारायण में पंप है, लेकिन वो वही वाली बात है, पेट्रोल महंगा भी मिलता है लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि पेट्रोल अच्छा भी नहीं होता और उसकी मेन रीज़न भी बयान करते हैं कि सारा साल टैंक वो खाली रहता है तो जंग पड़ जाता है, तो टैंक तो साफ़ नहीं होते हैं, तो फिर वो जंग शुदा पेट्रोल जो उनसे है वो डैमेज करता है गाड़ी को। तो इसमें किसी हद तक कोई लॉजिक बनती थी, लिहाजा मैंने कभी भी वहाँ नारायण से फिर फ्यूल नहीं डलवाया। बरकैफ जी, यहाँ से आप फ्यूल टैंक फिल करा लेते हैं तो मुख्तलिफ गाड़ियाँ मुख्तलिफ कीमत तक इसमें टैंक फिल होता है और जो
पूरा जो नारांत का आने जाने का फ्यूल चंगान का था वो तकरीबन हम चुके घूमे फिरे भी थे। बटाकुंडी तक हम गए, तो बटाकुंडी तक तकरीबन 20 से 22 हज़ार रुपये का फ्यूल लगता है, और अगर आप बबूसर टॉप तक करें तो फिर 25 हज़ार तक फ्यूल आपका लग सकता है। ये अब इस रास्ते में एक तो पहले केवाई आबशार होती थी, लेकिन बालाकोट से आप ऊपर जाएँ तो आप काफ़ी सारे मोड़ों पर जहाँ पर पानी आ रहा था उसको उन्होंने आर्टिफिशियल आबशारों में तब्दील कर कर वहाँ पर खाने पीने की जो जगह बना ली है। ये जो बेल्ट अब आप देख रहे हैं, इस साल जो सबसे बड़ी तब्दीली इस रोड की है वो यही है जो कि आपको अब नज़र आएगी। और मैं बड़े इसमें ये नहीं करूँगा कि कोई चीज़ ऐसी मिस करूँ। और इस दफ़ा रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो भी चुकी है, और आने वाले दिनों में हमें बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड देखने को भी मिल सकती है। ये मैं आप मेरी बात जो है इसको बड़े गौर से सुने और इस पर अमल भी करें। और स्पेशली जो लोग रात को सफ़र करते हैं उनके लिए फिर मैं कहता हूँ कि वो सफ़र ना करें। उसकी मेन वजह यही है कि पत्थर गिरने और लैंडस्लाइड की वजह से रात को मज़ीद ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। ये जो सामने आपकी लैंडस्लाइड ये गुनोल के करीब है, ये पिछले 2-3 हफ्ते पहले आई थी, जिसमें 2 दिन के लिए ये रोड बंद रही है, लैंडस्लाइड हुई थी। और इस लैंडस्लाइड के जो जितने भी आपको साइडों पर नज़र आ रही है, ये पिछले कई दिनों से गुनोल में ये दूसरा बड़ा वाक़या है। इससे पहले भी एक दिन बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई, तकरीबन एक दिन वो भी बंद रही थी, और ये दूसरी दफ़ा बंद हुई है। और अब हमें जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें 2 किस्म के हैं। एक तो ये पत्थर जो गिरे हुए पड़े हुए हैं रोड की साइडों पे पड़े हुए हैं, मेरी NHA से अपील होगी, कलियात गवान डेवलपमेंट अथॉरिटी से अपील होगी, डिस्ट्रिक्ट मंसेरा के एडमिनिस्ट्रेशन से अपील होगी। ये देखें, ये इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है, ज़रा सी बारिश हुई, नीचे से पत्थर खिसके तो ये बड़े हैवी किस्म के पत्थर नीचे गिर जाएंगे। इनको वक्त से पहले आप रिमूव कर दें, या आपकी मेहरबानी होगी। तो एक तो किसी जानी नुकसान का खर्चा होगा, आगे हैवी जो टूरिस्ट की इनकमिंग है तो उसकी वजह से। और दूसरा ये देखें, सिंगल गाड़ियां गुजरती हैं यहाँ से, तो ये बड़े बड़े जो पत्थर पड़े हैं इनको ब्लास्टिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन इनको अभी रश नहीं है तो रिमूव कर दें। रोड क्लियर होगी तो फिर आसानी होगी आने वालों के लिए। दूसरा, अगर जब आप क्लियर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ऊपर से आने वाले पत्थरों की क्या इस वक्त सिचुएशन है, और उनको वक्त से पहले होना यही चाहिए कि वक्त से पहले आप उनको टैकल करें, और ऐसे तमाम जो बड़े पत्थर जो कि ख़तरनाक हो सकते हैं उनको वहीं पर रिमूव कर दिया जाए। और ये मुमकिन है। हमने मरी में देखा ऐसा हुआ है, पाक आर्मी की मदद से वह बड़ा हैवी किस्म का कोई 50 फुट मुरब्बा में उसमें सर्कल में पत्थर था, जिसको वहीं ब्लास्ट करके रिमूव किया गया, क्योंकि अगर वो नीचे आता तो आबादी को शदीद नुकसान पहुंचा सकता था। अब आप देख सकते हैं कि जगह जगह ये लैंडस्लाइड है, कोई 1-2 वो जगह नहीं है कि जिसकी मैं निशानदेही करूँ। ये किसी हैवी किस्म का ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, इसमें मशीनरी चाहिए होगी, इसमें मैन पावर चाहिए होगी। ये जगह जगह आपको जो सियासी जगह नज़र आ रही है कि जहाँ पर पत्थर गिरे हुए हैं, जहाँ पर अभी भी जो सा मिट्टी और पत्थर गिरने का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। ये जी हम केवाई पहुँच चुके हैं, और केवाई हब है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो शुगरान तक जाते हैं उनके लिए भी ये मेन जगह है, क्योंकि यहाँ नीचे आपने गाड़ी पार्क करनी होती है और उसके बाद फिर ऊपर जीप पे आपका सफ़र होता है। और आजकल शुगरान से जो ऊपर जीप जा रही है वो 4500 से 5000, और अगर नाइट स्टे साथ हो तो फिर 8 से 9 हज़ार रुपया लिया जाता है, क्योंकि फिर गाड़ी निकाह डबल टूर बनता है और आपको छोड़ के गाड़ी खाली आती है। इसमें एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि आप होटल बुकिंग में साथ ही उसको कहेंगे जीप भी आपने हमें देनी है, तो उसमें थोड़ा सा फिर उनके साथ होटल वालों की जीपें भी अपनी होती हैं, तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलने का चांस हो सकता है। अगर इस सीज़न आगाज़ हो चुका है तो वीकेंड पे तो होटलों के किराए बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि मैंने कल पता किया था तो शुगरान के अंदर वीकेंड पे किराया जो है वो कम अज़ कम 4500, 5000 और फिर 15,000 रुपये तक था। रश पे डिपेंड होता है कितना ज़्यादा किराया हो या कम हो। इसी स्नाह में आप एक ऐसी लैंडस्लाइड के बीच में से गुजर रहे हैं जो कि सड़क पर भी पड़ी हुई है, और इसके साथ साथ आगे आपको दिखाते जाएंगे कि कहाँ पर ज़्यादा खड्डे हैं और कहाँ पर रोड ठीक है। जो रोड ठीक है वो तो सामने नज़र आ रही है, लेकिन जहाँ खड्डे हैं वो आपको दिखाने इंतहाई ज़रूरी है। बात जीप की हो रही थी, तो फिर अगर आप ऊपर सिरी पाया भी जाएं तो फिर 8-9 हज़ार रुपये में जीप का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि आपको शुगरान सिरी पाई से और रात को क्याम भी साथ भी आपके साथ जीप साथ रहती है। इसी तरह जैसे ही हम यहाँ से आगे गुजरते हैं, ये वो पारस का पंप है जिसे मैं फ्यूल डलवाता हूँ, और ये हमारे एक दोस्त भी हैं शाह साहब, ये उनका पंप है। आप भी जब भी आएँ तो पटवारी बैठे टीवी का हवाला ज़रूर दीजिएगा। डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा लेकिन मोहब्बत और इखलास ज़रूर मिलेगा। ये रही पारस का वो मकाम है जहाँ से आप शराब फारस जा सकते हैं, और शराब फारस में भी 6-6.5 हज़ार रुपये जीप आपको लेके जाती है।
और वहाँ पर भी रास्ता खुला है। और काफ़ी सारे मेरे आज से एक हफ्ता पहले मेरे एक दोस्त जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो गए थे, उनकी वीडियो भी मैंने लगाई हुई है शराब फारस के, कि वहाँ पर वो गए थे और बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। शराब फारस में जाना, वहाँ क़याम करना भी एक एडवेंचर है, और एडवेंचर से ऐसा एडवेंचर है कि जो कि मुद्दों आपको याद रहता है। पारस से आगे और ये जो आगे खनिया का फिर इलाका शुरू हो जाएगा, यहाँ से फिर आपके लिए इम्तिहान शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक तो रोड काफ़ी बेहतर है, बहुत बेहतर है और अच्छी रोड है। लेकिन फिर आगे जब महांदरी क्रॉस करते हैं आप, तो महांदरी से आगे फिर आपके लिए इम्तिहान शुरू हो जाता है। जगह जगह रोड टूटी हुई और बहुत बुरे हालात हैं। हम वहाँ जब पहुँचेंगे तो वहाँ के नज़ारे भी आप देख सकेंगे। अब तक की वीडियो में हमने कोशिश की है कि हम आपको जितने भी मेन जो प्लेसेस हैं उनके बारे में ज़रूर बताएं। ये पहला जो मलाकुंडी का पुल है यहाँ, तो साथ यहाँ पर का रेस्टोरेंट बने हुए जहाँ पर आप ट्राउट फिश खा सकते हैं। और यहाँ पर जो पिछले साल भी मैंने होटल के बारे में, फेरी मेडोज़ के होटल के बारे में बताया था, ये वही यहाँ वो होटल वाक़ है। अगर आप यहाँ पर क़याम करना चाहते हैं तो फेरी मेडोज़ की जो वीडियो है वो ज़रूर आप देखिएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस किस्म का होटल है। अच्छा होटल है, मज़े का जगह है और ख़ूबसूरत प्लेस है। जो लोग बालाकोट, मैंने बात की थी कि बालाकोट जो रुकते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा आगे सफ़र तय कर ले, तो यहाँ पर एक तो टेम्परेचर आपको नॉर्मल मिलेगा। बालाकोट में पिंडी जैसी गर्मी होती है, यहाँ पर खूबसूरत नज़ारे भी मिलेंगे। और आप यहाँ कर थोड़ा सा, यहाँ पर आप बालाकोट से तकरीबन घंटे से 1.5 घंटे की ड्राइव पे ये सारे नज़ारे आपको मिलेंगे। फिर आप मलाकुंडी या मांदरी में किसी जगह भी क़याम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर आपको एक तो टेम्परेचर भी तब्दील मिलेगा, दूसरा यहाँ के नज़ारे बड़े आउटस्टैंडिंग होंगे। और होटल इस रोड के ऊपर काफ़ी सारे बने हुए हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी होटल में आपको ज़रूर जगह मिल जाती है रहने के लिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी बड़ी है मैं, कि जब आप इस बेल्ट से आगे निकलते हैं तो इस बेल्ट में एक तो खूबसूरती तो है ही है, लेकिन ये बेल्ट थोड़ी सी ठीक है। यहाँ तक आप अगर पहुँच जाते हैं तो फिर एक ख़ास किस्म का एक आपका पूरा पिछला जो ट्रिक होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। और फिर आपको आइडिया हो जाता है कि नहीं जी, अब हम पारस से आगे निकल आए हैं, मालाकुंडी या मांदरी पहुँच चुके हैं। तो आप आगे का 2 घंटे 2.5 घंटे का सीन है, उसके बाद फिर हम नौरान पहुँच जाएंगे। तो फिर ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिसमें आपकी थकावट भी दूर हो जाती है, और दूसरा फिर आपको आइडिया भी हो जाता है कि आगे अब आसानी है। यहाँ पर जी एक जिप लाइन भी लगी हुई है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट पे लॉन्गेस्ट किस्म की जिप लाइन है। और ये पारस से जैसे ही आप निकलते हैं थोड़ा आगे, तो ये वो मुकाम है कि जहाँ पर उस जिप लाइन जो सी है कि वो इंस्टॉल हुई है। और अगर आप यहाँ पर आए तो ज़रूर इस जिप लाइन से मुस्तफ़ीद हों। ये राइट साइड पर ऊपर रास्ता जाता है, ये आपके सामने जहाँ से अब हम गुजर रहे हैं। वैसे गाड़ी खड़ी करके ऊपर जीप में भी जा सकते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी में भी आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रोड थोड़ी सी है लेकिन ये गाड़ियाँ चली जाती हैं, किसी किस्म का मसला नहीं है। ये वो अली स्वाति भाई की जिप लाइन है कि जिन्होंने मशहूर वो चेयर लिफ्ट जो कि जिसमें बच्चों को रेस्क्यू किया था, तो अली स्वाति भाई उसमें मौजूद थे। इनकी टीम ने उन बच्चों को रेस्क्यू किया था। जो डोली लिफ्ट जो सी है वो अपर दीर में जो है वो स्टक हो गई थी, रास्ते में वो गिरने लगी थी, कि उसमें बच्चे जो से फंस गए थे। उन बच्चों को निकालने के ऑपरेशन में अली स्वाति भाई का किरदार बड़ा ही ज़बरदस्त है। पटवारी बेटे की टीम और मैं खुद मलक अब्दुल सबूर उनकी इस कावश को खराज तहसीन पेश करते हैं। लें जी, अब आप ऐसे मुकाम पर पहुँच चुके हैं कि आप जगह जगह आपको इस तरह पानी की क्रॉसिंग नज़र आएंगी। मैक्सिमम पानी की जो क्रॉसिंग है उनकी पिछली दफ़ा से इस दफ़ा हालत इसलिए बेहतर है कि नीचे कंक्रीट कर दी गई है और पत्थरों वाला जो सीन है वो अब कम नज़र आता है। लेकिन जो सिक्की किनारी डैम की वजह से, बनने की वजह से जो हैवी यहाँ पर ट्रैफिक का गुजर होता है, तो उसकी वजह से रोड जो सी है वो टुकड़ों में तकसीम है, जगह जगह खड्डे और टूटी फूटी है, वो उस डैम की वजह से है। ये भी सुनने में आता है। और इसके बारे में भी अगर किसी को हक़ाइक़ पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कि कहते हैं कि ये डैम वालों के साथ मुआहदा है, जब डैम मुकम्मल होगा तो नारान से लेकर बालाकोट तक, यानी कि बालाकोट से लेकर नारान तक कंप्लीट रोड जो सी है वो नई बनाई जाएगी, कारपोरेटेड रोड बनाई जाएगी। और 2025 में ऐसा मुमकिन नज़र आता है। लेकिन क्या होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस दिन ये रोड बन जाएगी उस दिन फिर कमाल ही हो जाएगा। चले जी, बातों बातों में पता ही नहीं चला और हम मांदरी पहुंच चुके हैं। और जो मेरे साथ अब तक वीडियो में शामिल हैं उनको यकीनन ये खूबसूरत नज़ारे अच्छे भी लगे होंगे, और मैंने कोशिश की है कि तमाम मालूमात आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये मांदरी का पुल है, छोटा सा बाज़ार है, यहाँ पर आपको ज़रूरत की हर चीज़ मुयस्सर है। आप सिलेंडर तक भरवा सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं, खाने की अशिया ले सकते हैं, आपको बीफ, चिकन, मटन हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। जनरल स्टोर की तमाम आइटम्स मिलती हैं। और यहाँ मांदरी बाज़ार के अंदर भी काफ़ी सारे होटल्स हैं। और इसके साथ साथ अगर आप जैसे ही मांदरी बाज़ार को क्रॉस करते हैं तो मांदरी बाज़ार को क्रॉस करते ही लेफ़्ट साइड पर लबे सड़क और लबे दरिया दोनों, यानी कि दरिया के संगम पर आपको काफ़ी सारे होटल्स देखने को मिलते हैं।
और उन होटल्स में काम करें अगर आप, तो आपको बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू भी मिलता है, दरिया की आवाज़ भी मिलती है और एक सुकून भी मिलता है कि आप किसी हिल स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। ये पंजाब रेस्टोरेंट नया बना है और बड़ा नीट एंड क्लीन। इसी के आगे मुख्तलिफ़ किस्म के होटल यहाँ पे मौजूद हैं, लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं, और एक ही लाइन में काफ़ी ज़्यादा होटल हैं। इससे थोड़ा सा आगे गुजरते हैं तो फिर आपको आगे पहाड़ियाँ नारान की नज़र आना शुरू हो जाती हैं, पहाड़ों पर पड़े बड़े वाली बर्फ़ और ये खूबसूरत नज़ारे आपके सारी थकावट को ख़त्म कर देते हैं। मैंने कोशिश की है कि कम से कम ऐसे नज़ारे आपको दिखाऊं जो वीडियो लंबी करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आप यकीन जाने कि कोई ऐसा मंजर नहीं था जिसको मैं एडिट करते हुए निकाल सका। आप खुद वीडियो में इंसाफ कीजिएगा, बताइएगा कि वो कौन सा क्लिप था जो कि मैं निकाल देता तो वीडियो शॉर्ट हो सकती थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नज़ारा ऐसा था कि जिसको मैं निकाल पाता। यहाँ पर भी मैंने देखा है कि जगह जगह पत्थर आपको सड़क पर पड़े हुए नज़र आते हैं और लैंडस्लाइड का एक फिर सिलसिला शुरू हमें होता हुआ नज़र आता है। तो इस बार अगर हम जनरल एक ओपिनियन लेके निकलें और पूरा कुल इस एंड तक आप वीडियो देखेंगे, चूँकि मैं तो बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मैंने इसको देख रखा है रोड को, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो लैंडस्लाइडिंग पिछले साल की बनिस्बत बहुत ज़्यादा है। और मज़ीद आने वाले दिनों में अगर जून में बारिशें शुरू हो जाती हैं तो फिर मज़ीद लैंडस्लाइड का भी अंदेशा मौजूद है। मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं करना चाहता हूँ, जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें कुछ राटुल वाले नाराज़ भी हो जाते हैं कि जी आप ज़रूरत से ज़्यादा सच बोल देते हैं तो फिर क्लाइंट हमारा नहीं आता। देखिए मेरा काम है हकीकत बताना। आप देखें ये जो खड्डा है, अब इस खड्डे को मैं कैसे ना दिखाऊं कि जब आप लोग आए तो इसमें से कैसे गुजरना है, और ये जो एरिया है आगे जो आपके लिए इम्तहान का बायस बनेगा वो सारा मैं इसीलिए दिखाता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि अपनी गाड़ी पे अगर आ रहे हैं तो क्या आपकी गाड़ी ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो बिल्कुल जी सफ़र हमारा अब बिल्कुल कागान की तरफ जारी है और कागान के नज़दीक तरीन पहुँचने लगे हैं। और कागान में आगे हमारे पास वॉलनट कॉटेज होता था लेकिन वो अब बिक चुका है। अब उसकी जगह एक नया होटल बना है, उनसे बातचीत तो की है, देखें हमारे साथ क्या रब्ता होता है कि नहीं। लेकिन कागान में मज़ीद काफ़ी सारे होटल बन चुके हैं और कागान में भी आप क़याम कर सकते हैं। कागान वो जगह है कि जो साल के 12 महीने खुली रहती है। इसमें अगर बर्फबारी भी हो तो आप बर्फबारी इंजॉय करने के लिए भी कागान आ सकते हैं, क्योंकि कागान तक रास्ता ओपन रहता है, कागान तक रास्ता बंद नहीं होता है पूरा साल। तो इस हवाले से भी कागान के एक ख़ास एक निस्बत है, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं है। मेरी कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त असद भाई से बात हुई कि नारान और कागान में एक्टिविटीज़ जनरेट करें ताकि लोगों को एक्टिविटी मिले और वो लोग फिर क़याम करें। सिर्फ खूबसूरती की अपनी जगह अफादियत है, लेकिन चूँकि बच्चे साथ होते हैं, उन्हें कोई इस तरह की एक्टिविटी चाहिए होती है, खेल कूद के लिए मैदान चाहिए होता है, पार्क चाहिए होता है, और बच्चों के जो इस तरह की एक्टिविटी है उसमें थर्ड पार्टीज़ को इन्वॉल्व करके यहाँ पर चीज़ें इंस्टॉल कराएं। आपके पास अपनी कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की लीज़ प्रॉपर्टी करने का सिस्टम करें, जिस तरह के नथिया गली में है तो डायनो वैली पार्क या इस तरह की चीज़ें जो कि वहाँ पे लेके आएँ ताकि लोगों को अट्रैक्शन मिले, स्पेशली बच्चों के लिए एक्टिविटी ऐसी हो। इसी तरह मैंने एक तजवीज़ दी कि क्यों ना जिस तरह मरी में डबल डेकर बस चलाई गई है, मरी से नथिया गली और मरी से पथरियाटा के लिए रिसेंटली अभी हाल ही में वो चलाई गई है, इसी तरह का यहाँ पर भी कोई ऐसा सेटअप बनाया जाए। और अगर कोई पार्टी ऐसी सुन रही है जो कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। मैं उनकी कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो इंतज़ामिया वाले लोग हैं उनसे रब्ता कराऊँगा। अगर वो इस तरह की गाड़ियाँ अपनी यहाँ पर चलाना चाहें तो मोस्ट वेलकम। कोई रक्षा जो खूबसूरत सा डेकोरेट करके भी चलाया जा सकता है, जिसके पीछे कोई 2-3 डब्बे लगा दिए जाएं तो वो भी एक ऑप्शन मौजूद है। तो जो काफ़ी सारे काम हैं जो कि हो सकते हैं, नहीं हो रहे हैं, और इस तरह की एंटरटेनमेंट एक्टिविटी हो सकती है। तो इसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर आके स्क्रीन पे मौजूद है। और अगर आप रब्ता करें तो हम मिलकर कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल निकाल लेंगे कि जिसमें हम यहाँ इस एरिए में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें बनाएं। जिप लाइन आई और जिप लाइन ना तड़ाताड़ लोगों ने लगाई है, इस पर बात करते हैं। लेकिन देखिए कितनी खूबसूरत ये आबशार है। ये बिल्कुल कागान से कुछ लम्हे पहले के मनाज़र है जो कि आप इस वक्त देख सकते हैं। अब जिप लाइन की बात अगर करें तो पहले कुछ जगह पे ज़्यादातर बाबूसर टॉप पे थी, लेकिन अब जलखड़ में भी लग रही है, बटाकुंडी में भी लग रही है, नारान में काफ़ी सारी जिप लाइन हो गई हैं। तो जिप लाइन की एक्टिविटी बात वही है कि हमारे यहाँ भेड़ चाल है। जब किसी दौर में पेट्रोल पंप लगना, CNG पंप लगना शुरू हुए थे तो सब ने लगा लिए। एक दौर था जब PCO लगाने लोगों ने शुरू किया तो उन्होंने कहा वो खा गए, हम रह गए हैं। तो हर जगह हर गली में आपको PCO नज़र आता था। लेकिन ऐसे ही अब जिप लाइन का सिस्टम
चल रहा है कि जिप लाइन हुई है हर तरफ, लेकिन इसके अलावा भी इंटरटेनमेंट है जो कि होनी चाहिए और जो कि ज़रूरी है किसी भी सियाती मुकाम के लिए। ये देखें एक दफ़ा फिर पत्थरों वाला इलाका है और बहुत ज़्यादा तादाद में पत्थर रोड पे ऊपर आए हुए हैं। यहाँ पर भी इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। और अब कम अज़ कम इस लिहाज से कि बारिश के दौरान देखें जब ये पानी रोड के ऊपर खड्डों में बह जाता है तो आइडिया नहीं होता है कि किस खड्डे में से हम गुजर पाएंगे या नहीं पाएंगे, कहाँ गाड़ी हमारी लग सकती है। स्पेशली होंडा सिटी और जापानी गाड़ियाँ जो नीचे यानी कि उनकी हाइट कम होती है करोला और दीगर गाड़ियों की बनिस्बत, तो फिर उनके नीचे लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। ये एक और आबशार और इसके खूबसूरत मनाजर आप देख रहे हैं। और ये अब आगे जितने भी आप एरिया गुजरते जाएंगे ये छोटी छोटी आबशार है, ये खूबसूरती में इजाफा करती जाएंगी। यहाँ पर भी पिछले साल बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजरा जाता था, लेकिन अब ये नीचे से कंक्रीट जगह, तो इसमें ये टेंशन नहीं है कि पत्थर होंगे या कुछ है, तो इससे भी आप आसानी हम गुजर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ से गुजरते हैं तो आगे फिर रोड की हालत जो सी है उस पर फिर अकुल वल्ला ही पड़ा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खड्डे, बहुत ज़्यादा जाम और अजीब से हालात हैं। और गालबन हम ये अब ऐसी जगह पे पहुँच गए हैं कि जहाँ से आगे फिर अब रोड तकरीबन हमें ऐसी ही मिलेगी, ऐसे ही खड्डे, जंप और ऐसे ही मामलात का हमें सामना करना पड़ेगा। जी दोस्तों, हमारा ये सफ़र जारी था कि अचानक से जो मेरी दिली मुराद थी वो पूरी हो गई कि बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया। हल्की फुल्की बारिश जो सी है वो अब हमें वेलकम करने लगी थी और साथ ही हम कागान पहुंच चुके थे। और कागान शहर में दाखिले के साथ ही बारिश ने एक खूबसूरत जिसे कहते हैं कि वेलकम हमें किया। और रब ताला कादर करीम का लाख लाख शुक्र कि मेरी ख्वाहिश पूरी हुई कि मैंने कहा था कि अगर बारिश मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। बरकफ बारिश में एक अपना मज़ा है इस इलाके को देखने का और इसकी खूबसूरती को देखने का। और जो जो अब आगे ये वक्त गुजरेगा तो इस इलाके की ग्रीनरी में इजाफा होता जाएगा, क्योंकि ये कम से कम 4 से 5 महीने बर्फ़ से ढका रहता है इलाका। जैसी बर्फ़ ख़त्म होती है तो फिर यहाँ पर सब्ज़े का राज होता है। और सही मायनों में अगर सब्ज़ा देखना हो तो फिर जुलाई के एंड में, अगस्त में यहाँ पर हर तरफ ग्रीनरी का राज होता है। पहले जहाँ जिस कम से कम 4 से 5 महीने बर्फ़ और सफ़ेदी का राज होता है, वहाँ फिर ग्रीनरी जो है वो अपना आप दिखाती है। कागान बाज़ार मेन बाज़ार है नारान का, यानी कि मेन कागान वैली है उसका ज़िमनन बाज़ार नारान है। तो ये हेड क्वार्टर है, यहाँ पर तमाम मेन ऑफिस हैं इनके। इसके अलावा बड़ा शहर है और यहाँ से आगे फिर खूबसूरत नज़ारे उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं जो कि पिछले आपने देखे थे। और रोड पिछले की बनिस्बत ज़्यादा ख़राब अब आपको देखने को मिलती है। ये सारा एरिया मैं इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि आप देख सकें कि जब आप आएंगे। और मैंने एक कार का इंतखाब भी कर लिया था। मैंने कहा शोएब भाई को कि इस कार का पीछा नहीं छोड़ना, अपने साथ साथ जाना है, क्योंकि ये कार जहाँ जहाँ से गुजरेगी ये वैसे बेलिनो कार है और ये ऊँची है नॉर्मल होंडा वगैरह से, या होंडा है आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ लग रही, मेरा ख्याल है होंडा ही है। तो बहरहाल ये इस कार के पीछे रखे ताकि अंदाज़ा हो कि आप अगर अपनी गाड़ी पे आते हैं तो फिर आपको क्या मुश्किल मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और ये बेस्ट एक आइडिया होता है जब आप किसी गाड़ी के पीछे आप चलना शुरू कर दें तो वो गाड़ी जहाँ जहाँ से गुजरेगी तो उसी जगह से अगर आप गुजरेंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। तो बिल्कुल जी, कागान में जो सबसे बड़ा एक मसला था वो तकरीबन हल हो चुका है। वो ये था कि सिकी किनारी डैम में से जब हम गुजरते थे तो हमारा कम अज़ कम 1.5 से 2 घंटा एक्स्ट्रा ज़ाया हो जाता था, क्योंकि बाज़ औक़ात तो वो सिंगल ट्रैक कर देते थे, बड़ी लंबी लंबी गाड़ियाँ लाने लग जाती थी क्योंकि वो काम कर रहे होते थे तो रोड बंद कर देते थे। अब ये हुआ है कि सुक्की किनारी डैम पे हालात ऐसे बन गए हैं कि अब यहाँ पर वो मसाइल ख़त्म हो गए हैं। अब उन्होंने राइट साइड पे यानी कि इधर से जाते हुए एक ट्रैक बना दिया है, उसके ऊपर टनल भी मौजूद है और वो ट्रैक तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। यानी कि वो जो ख्वारी 2 घंटे की थी वो अब सिमट कर बस 5 से 6 मिनट तक रह गई है। ये जी कागान से जैसे निकले तो लूना रिजॉर्ट्स हैं, इनकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर यहाँ पर भी कोई क्याम करना चाहे तो इसकी बुकिंग भी हम करते हैं। बड़े VVIP की किस्म के बड़े साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन दरिया के किनारे रिजॉर्ट है और यहाँ पर आकर आप 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता क्याम करना चाहें तो वो भी मुमकिन है, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह शायद ही कहीं मौजूद हो और सबसे बढ़कर पुरसकून जगह है, टेंशन नहीं है। और जो लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहते उनके लिए आइडियल प्लेस है। बिल्कुल जी, लूना रिजॉर्ट से जैसे आगे निकलेंगे तो फिर अगला मर्रा हमारे पास आ जाएगा कि इस डैम के साथ साथ जो आपने ट्रैवलिंग करनी है वो कैसी है। कुछ एरिया ऐसा है डैम का जहाँ पर फोटोग्राफी ममनू
ममनू है, और जहाँ पर लिखा हो कि फ़ोटोग्राफ़ी ममनू है बिल्कुल भी वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी नहीं करनी चाहिए। आप देखें जी, ये एरिया आ गया, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये होटल मौजूद है, लेकिन यहाँ रोड ख़राब होने की वजह से मुझे कभी नहीं लगा कि शायद ये होटल फुल भी होता हो, लेकिन फिर भी होटल मौजूद है। और इस होटल के सामने जो रोड की सूरत हाल है उसका मत ही पूछें। ये देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी मुश्किल से गुजर रही है, और खड्डे जंप ऐसे हैं कि यहाँ पर समझ नहीं लगती कि कहाँ से गाड़ी गुजारी जाए या नहीं। बिल्कुल ये होंडा गाड़ी है जी हमारे सामने, अभी कंफर्म हो चुका है, मैंने इसका लोगो देख लिया है। और ये देख लें कि राइट मोस्ट रखते हुए ये गाड़ी गुजर रही है, और आपका भी यही अमल होना चाहिए कि किसी न किसी गाड़ी को आप फॉलो करते हुए जाएं, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस तरह के आगे पैचेस कई सारे हैं। मेरी 53 मिनट की जो वीडियो है इसमें से मैक्सिमम हमने कोशिश की है कि आपको ये इलाका दिखाएं कि कहाँ पर आप की जो गाड़ी है वो फिर आप सफ़र करने से गुरेज़ा होती है, और आपकी कोशिश यही होती है कि किसी तरीके से ये पैच जल्द से जल्द बगैर गाड़ी को डैमेज हुए निकला जा सके। तकरीबन टोटल जो डिस्टेंस है 285 किलोमीटर है रावलपिंडी से, और इसका जो 3.5 घंटे का जो रास्ता है उसमें पहले आप बालाकोट पहुँचते हैं, और फिर बाकी के 3 घंटे आप नारान तक पहुंचने में सर्फ होते हैं आपके। जी जनाब, सफ़र तो जारी और सारी है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर मैं आपको मालूमात भी देता जा रहा हूँ, और जिसमें सबसे बड़ी बात तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि 1 जून से एग्जैक्टली जो सीज़न का आगाज़ तो हो जाना है, लेकिन आज मैं सैटरडे जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 25 मई है, और 25 मई को मैं आपको बताता चलूँ कि कल रात से काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन आए जिन्हें होटल के रूम चाहिए थे, क्योंकि अभी नारान के अंदर 100% होटल ओपन नहीं हो सके हैं। जैसे रात को डिमांची में मेरी बात हुई तो उनका काम जारी था, उन्होंने भी अपना ऑपरेशन नहीं शुरू किया है। इसी तरह काफ़ी सारे होटल है जिनका काम काज जारी है, 1947 का काम भी जारी है, अभी तक वो भी ओपन नहीं हुआ है। तो यूँ कुल मिला कर हम ये कह सकते हैं कि अभी जो होटल ओपन है उस हवाले से जो रश है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला है। ये वो एरिया जिसकी मैं बात कर रहा था, सुकी किनारी डैम की जो रोड है वो बन चुकी है, और अब ये ट्रैक फिजिकली जो परेशानी थी वो ख़त्म हो गई है। ये वो टनल है जिधर से हम गुजर रहे हैं, आपने भी यहीं से गुजर के जाना है। और इस टनल के अख्ताम पर जैसे ही ये टनल ख़त्म होती है इधर पिंडी से जाते हुए, तो राइट साइड पर एक आबशार है जिसकी वीडियो आगे चलकर हम इंशाल्लाह कल या आज किसी वक्त मौका मिलेगा तो पोस्ट करेंगे। वो एक नया इजाफा है, और इतनी खूबसूरत जगह शायद ही कहीं आपने देखी हो, मुझे तो बड़ी पसंद आई है। जब भी आप नारान हैं तो ज़रूर वहाँ पर रुकिएगा। अब जी ग्लेशियर का सिलसिला शुरू हो गया, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं कि ग्लेशियर्स के क्या सीन है और यहाँ पर क्या कुछ हालात वाक़यात हैं, उसके बारे में जो कुछ हमने वहाँ पे देखा है वो आपसे शेयर करते हैं। तो फिर आके नारान तक का विज़िट आपको कराते हैं, लाजमी पूरी वीडियो देखिए। जी दोस्तों, इस वक्त हम बिल्कुल नारान के पास हैं, सुकी किनारी डैम को हमने क्रॉस कर लिया है, और मेरे पीछे पहला ग्लेशियर है जो कि आप देख सकते हैं, और इसकी हाइट जो सी है वो अगर मैं अपने कद के हिसाब से देखूँ तो इस वक्त 30 से 40 फुट या गालबन कई जगह पे 50 से 60 फुट भी है। और ये पहला ग्लेशियर है, इससे गुजरते हुए हम आगे जाएंगे और आगे आपको दिखाते हैं कि कितने ग्लेशियर है रास्ते में, और रास्ते की सिचुएशन तो आप देखते हुए आ रहे हैं। तो ये एक तो वीडियो में हम ये शामिल करेंगे कि ग्लेशियर कितने आप जा पाएंगे रास्ते में, और दूसरी एक वीडियो में इसमें जनरल हम बात करते हुए बताएंगे ग्लेशियर में से गुजरते हुए रास्ते कैसे हैं और ग्लेशियर की हाइट कितनी है और ये ग्लेशियर कब तक रह सकते हैं, ये साथ साथ बताते हुए आगे चलते हैं। ये जी ग्लेशियर के पास हम जा रहे हैं, ग्लेशियर के बीच में से गुजर रहे हैं। रोड की सिचुएशन आपके सामने, साइडों पे ये पहले नीचे मट्टी है जो ग्लेशियर के साथ आई हुई है, वो ऊपर ग्लेशियर है, और यहाँ से पैदल गुजरना महाल है। लेकिन हम यहाँ तक आए हैं, पीछे गाड़ी आएगी, हम तो गाड़ी में बैठ जाएंगे और देख सकते हैं कि सामने से गाड़ी आ रही है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ये गहरी जगह है लेकिन पक्की जगह है। अब आने वाले दिनों में पानी का बहाव कितना होता है, और गुजरते वक्त के साथ साथ ये दीवार छोटी होती जाएगी और नीचे से भी पानी निकलते हुए ये गार नुमा बन जाएगी। सेकंड ग्लेशियर छोटा सा मुन्नू ग्लेशियर है, देखा है उसके बाद तो ये मुन्नू इसकी हाइट होगी जी 10 से 12 फुट हाइट है मेरे ख्याल, 15 किसी जगह 15, और ये इसकी गार बननी शुरू हो गई है। और ये भी है कि आने वाले दिनों जो ग्लेशियर की हाइट कम होगी तो कोई भी मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट होगी ग्लेशियर के ऊपर चढ़कर सेल्फियां ना बनाए, ना इसकी गार में घुसें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ग्लेशियर के ऊपर चढ़कर गिरने वाले यहाँ पर कई बंदों की कैजुअल्टीज हो चुकी हैं। हाँ जी,
काली मिट्टी है और इस जगह का नाम काली मिट्टी स्पेशली इसलिए है कि यहाँ पर पहाड़ों पर से काली मिट्टी रेगुलरली गिरती रहती है। ऐसे लगता है कि जैसे अंदर पहाड़ों के अंदर कुछ जल रहा है, उस जलने की वजह से ये निकल रही है। छोटा सा यहाँ पर ग्लेशियर भी है और ना होने के बराबर है, लेकिन यहाँ पर रोड की सिचुएशन बहुत बुरी है। आप देख सकते हैं इंतहाई दाएं तरफ होकर यहाँ से गुजरना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट साइड और दरमियान में बहुत बड़ा खड्डा है इसका। और इसी में आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ से रेगुलर मिट्टी गिरने का, पत्थर गिरने का अमल जारी है और अगर बारिशें होंगी तो बारिशों में ये इस अमल में इजाफा होता जाएगा। ऐसे पता लगता है कि यहाँ पर भट्ठा है कोई और ये कोयला निकल रहा है बीच में से। इस तरह की जो फीलिंग्स हैं वो यहाँ से गुजरते हुए आपको होती हैं। सेम इसी तरह की एक बेल्ट आपको मरी नथिया गली जाते हुए रोड पे मिलती है और वहाँ पर भी काली मिट्टी नाम का एक इलाका मौजूद है। जी दोस्तों, ग्लेशियर्स का आगाज़ हो चुका है और साथ साथ ये रोड की सिचुएशन भी आपके सामने है। यहाँ एक बार फिर पत्थरों ने काफ़ी ज़्यादा रास्ते का रुख किया हुआ है। मुझे यकीन है कि NHA वाले बहुत जल्द इन पत्थरों को रोड से मूव कर देंगे, रिमूव करके रोड की सिचुएशन को बेहतर बनाएंगे। नहीं तो मैं डिप्टी डायरेक्टर सैयद कमाल शाह साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी इस वीडियो के तफ़ैल के साथ बराए मेहरबानी ये जितने भी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर पत्थर गिरे हुए हैं, इन पत्थरों को रोड के ऊपर से हटाया जाए और ताकि ये किसी नुकसान का बाजला, क्योंकि रात को अगर कोई आता है बंदा उसको नहीं समझ लगती है, किसी पत्थर पर चढ़ा देता है तो फिर यहाँ पर से गाड़ी उल्टने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो किसी की जानी नुकसान का भी खदशा यहाँ पर मौजूद है। चलें जी, 44 मिनट हो गए हैं और अब हम उस जगह पहुँच गए हैं जहाँ से ग्लेशियर शुरू हो गए हैं। एक वीडियो में अलग से भी बनाऊँगा कि कितने ग्लेशियर्स हैं और इनकी लाइफ कितनी रहती है, वो ज़रूर देखिएगा। लेकिन फ़िलहाल तो हम आपको सारे ग्लेशियर दिखाते हुए जाते हैं और देखते हैं आगे क्या सीन है। अब ये देखिए ना, ये ग्लेशियर है नीचे से बिल्कुल खाली हो चुका है। अब इसके ऊपर कोई चढ़ेगा तो सीधा बीच में जाएगा और ये इंतहाई खतरनाक अमल है। और यहाँ पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। नीचे से रोड तो बेहतर है, यहाँ पे कंक्रीट से बनी है, बीच में कुछ खड्डे भी नजर आ रहे हैं। और जो आगे दिन गुजरेंगे इधर पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये आया ये तो बहुत ही इसकी डेंजरस जगह बनी हुई है। लेकिन अच्छी बात ये कि ये रोड बन चुका है। लैंडस्लाइड बहुत है इसमें, पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं और यहाँ गाड़ियाँ नीचे लग सकती हैं। यहाँ से ये कट करना चाहिए। बहुत जो है ना, लेकिन हमारी गाड़ी क्योंकि ऊंची है ना, ये नहीं लगती। बिल्कुल जो सेडान कार है उनका लगता है। कहीं आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि लोग आपकी गाड़ी बुक करा के? ना। अच्छा, ये मैं फैक्ट बात कह रहा हूँ। मुझे लगा है थोड़ी सी लगी है ना, ये अपनी कर रहे हैं यार, हमारी एडवर्टाइजमेंट अब आप है। जी दोस्तों, अब हम नारान के करीब तर पहुंचने वाले हैं और ये बटल है, गांव है यहाँ पर मुकामी। और बटल इस लिहाज से भी मशहूर हुआ पिछले सीज़न में कि बटल का ही वो मुकाम था कि जहाँ पर एक पानी का सैलाबी रेला आया जिसने वहाँ पर सारी चीज़ों को तहस नहस कर दिया और वहाँ पर मौजूद जो पुल था उसको भी डैमेज किया और उस हवाले से काफ़ी दिन तक यहाँ पर परेशानी बनी रही। और उस परेशानी की वजह से ये पिछले साल की बात है और पिछले साल तो फिर यहाँ पर पुल ना होने की वजह से परेशानी रही और फिर आखिरकार स्टील का ब्रिज तामीर हुआ। ये जो अभी हम पहुँचने लगे हैं ये आबशार टाइप जगह बनी हुई है और यहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थर पहले नहीं हुआ करते थे, उस पानी के फ्लो में पत्थर आए और फिर यहाँ पर ये पिछले साल स्टील का ब्रिज बन गया जिससे यहाँ पर लोगों की परेशानी ख़त्म हुई। अदरवाइज़ नीचे से गुजरना बड़ा माल हो जाता था और अक्सर जब पानी का तेज़ फ्लो होता तो यहाँ पर कई घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी।
बिल्कुल नारान में अब दाखिले का वक्त हुआ चाहता है और तकरीबन हम छपरा के पास पहुंच चुके हैं और आपको आगे हम छपरा से भी अपडेट देंगे कि वहां पर क्या सीन है। लेकिन उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि छपरा के पास रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पर आप सीन देख सकते हैं कि क्या कुछ हालात व वाक़यात हैं। यहाँ पर भी एहतियात की इंतहाई ज़रूरत है और यहाँ पर भी मुसलसल पत्थर ये मेरा ख्याल है पिछले साल के पड़े हुए हैं, अभी तक नहीं उठाए गए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा अरबाब इख्तियार से कि खुदा के लिए यार ये पत्थर शत्थर उठा लें और ये जिधर गड्ढे पड़े हुए यहाँ पर कोई मिट्टी शिट्टी डालकर ये गड्ढे भर दें ताकि कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिले। रोड बननी है जब बनेगी लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें रिलीफ मिलना चाहिए। तो अभी हम जब छपरा में पहुँचे तो हम थोड़ी देर रुके हैं और वहाँ से आपको हालात वाक़यात बताते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर होटल खुल चुके हैं और क्या सीन है यहाँ पर। इंशाल्लाह आइकॉनिक में अगर आपको कोई रूम चाहिए हो तो इंशाल्लाह हम आपको लेके दे सकते हैं। इसी तरह 1947 में भी हम इधर पहुँच चुके हैं 1947 होटल अभी बंद है। कलीम भाई अभी नहीं आए, ना ही इनके दोस्त अभी पहुँचे हैं, अभी ये बंद है। हाँ, माउंट फेस्ट होटल नारान काम जारी है, आइकॉनिक। आगे देखते हैं क्या सीन है। यानी कि अभी हर सभी होटलों को कुछ ना कुछ दिन चाहिए तैयार होने में, काम अभी जारी है सारी है। ले जी, रावलपिंडी से जो सफ़र शुरू हुआ था 285 किलोमीटर के बाद अब इख्तिताम पजीर हो रहा है और तकरीबन हम ये यहाँ का हमारा जो सफ़र था कुल मिला के हम 6.5 घंटे में यानी कि 3.5 घंटे में हम पहुँचे बालाकोट और फिर अगले 3 घंटे में हम नारान पहुँच चुके हैं। ये आखिरी ग्लेशियर है गोरियाँ का जो कि हमने क्रॉस करना है, उसके बाद सामने हमारे पास नारान आ जाएगा। तवील वीडियो देखने का शुक्रिया है आप लोगों का और आपकी मोहब्बत के आपने जिन लोगों ने भी पूरी वीडियो देखी है उनको दोनों हाथों से मेरा सल्यूट है। और ये सामने आप नारान बाज़ार नज़र आ रहा है और हम नारान बाज़ार तक ही आपको लेके जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो आखिरी नोट है वो ये फिर मैं एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार ऐड कर लें कि जो भी दोस्त मेरे वीडियो देख के नारान जाएँ कि उन्होंने गार्बेज बैग साथ लेके जाना है, गंदगी नहीं फैलानी है। क्योंकि रब ताला का बहुत बहुत करम है कि जब ये वादी ढकी रहती है बारिश से तो दोबारा जब बर्फ़ फटती है तो फिर एक नए सिरे से हमें वादी देखने को मिलती है। जो गलने वाली सड़ने वाली जो चीज़ें होती हैं वो बर्फ़ के नीचे गल सड़ जाती हैं और एक दफ़ा फिर हमें नए सिरे से नया नारान देखने को मौका मिलता है। लेकिन जो हमारे दोस्त हैं लेकिन बदबख्त हैं, क्या कहूँ कि अपने मुल्क को भी गंदा करने के लिए तैयार रहते हैं। झील पे मैं गया था तो पहले दिन ही जब झील पे रोड खुली है तो वहाँ पर मैंने रैपर पड़े हुए देखकर मुझे अफसोस हुआ था कि काश हमारी कौम ऐसी कौम बन जाए कि अपनी जगह की खुद हिफाजत करना सीख जाए। इदारों पे ना छोड़ें, अपना गंद खुद साथ लेके जिस जगह भी आपको डस्टबिन नज़र आए वहाँ पे डालें और इको फ्रेंडली यानी कि उस मूवमेंट का हमारा हिस्सा बने। मुझे बताइएगा इस दफ़ा जो लोग जा रहे हैं जिन्होंने अपना खाने पीने का सामान और कचरा बैग रैपिंग बैग में डाला और फिर डस्टबिन में डाला, उसके वीडियो क्लिप्स ज़रूर बना के भेजिएगा और अपनी तरफ से भी आप मैसेज दीजिएगा वीडियो बनाकर कि खुदारा गंद मत फैलाएं। जितना ज़्यादा मैसेज ये अपनी फेसबुक पे पोस्ट करें, ट्विटर पे पोस्ट करें, व्हाट्सएप पे पोस्ट करें, जहाँ जहाँ पोस्ट कर सकते हैं पोस्ट करें कि शायद इस बार इस इलाके को आप साफ़ रखने में कामयाब हों। और ये मेरी मुहिम है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरा साथ देंगे। इस वीडियो को भी शेयर करें और मैं एक और छोटा सा मैसेज इसी तरह अपने इस चैनल पर लगाऊंगा और जिसमें आपसे रिक्वेस्ट होगी और उस मैसेज को भी आप लाजमी चलाएं जितना चला सकते हैं कि इस दफ़ा हम उस मुहिम का हिस्सा बन जाएं कि हमने अपने पाकिस्तान के किसी भी सियाती मुकाम पे आप जाएं उसको हमने नीट एंड क्लीन रखना है, साफ़ सुथरा रखना है, बाज़ारों को गंदा नहीं करना है। जहाँ पर भी कोई चीज़ खाएं उसके रैपिंग उसी शॉपकीपर को कहें कि डस्टबिन कहाँ पे है और जिस शॉपकीपर ने डस्टबिन ना रखी हो, मसलन कोई डिस्पोजेबल आइटम सेल कर रहा है तो उसकी भी पासपोर्ट करें, उसकी वीडियो बनाएं कि इसने कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी है कि जिसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो डाला जा सके। तो हम उस निज़ाम का हिस्सा बनेंगे कि जो एक महज़ब निज़ाम है, एक महज़ब कौम का हिस्सा बनेंगे कि ताकि आने वाले लोग जो देखें, जो फॉरनर आएँ, जो बाहर से लोग आएँ, उनको देख के इत्मीनान हो कि नहीं अब हमें अपने सियाती मकामात की हिफाजत करना आ गया है। और इस हिफाजत का जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेन टॉपिक है वो सफाई सुथराई है, वो इंशाल्लाह अब हम रखेंगे। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। हम नारान बाज़ार में एंटर हो चुके हैं। नारान बाज़ार की मालूमात की दीगर वीडियो, यहाँ के होटलों के रूम रेंट, होटलों के रिव्यू इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखते रहेंगे। और नारान में होटलों की बुकिंग शोकिंग दीगर जितने मामलात हैं उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी सर्विसेज आपके लिए हाज़िर हो।
और अभी नंबर मेरा स्क्रीन पे आ रहा है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितना मुमकिन हो सका हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, तावन करेंगे। हमारा नारान का जो सिलसिला था वो जाके थमा था रॉयल होटल पे, जहाँ पर हमने क़याम किया था। उसकी वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, जिसने देखनी हो देख सकता है। इसके अलावा दीगर काफ़ी सारे होटल हैं, जैसा कि आप इस दफ़ा नया ब्रांड है बारसेलो, उसकी वीडियो भी हम लगाएंगे। सराय की तरह का एक और नया होटल बन चुका है, जिसने VVIP होटल में क़याम करना हो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। इवन सराय की बुकिंग भी करानी हो तो उसके लिए भी हम हाज़िर हैं, और डिस्काउंट प्राइस में आपको इंशाल्लाह हम आपको बुकिंग करा कर दे सकते हैं। अब तक के लिए इतनी ही, तो मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, बात है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।